वार्म वेलकम टू न्यूज़ एडरीस। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज को पुरतशद्दुद तरीके से मुंतशिर करना पूरी दुनिया में पाकिस्तान पर तनकीद की वजह बन रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी जमातें खुलकर इस मामले पर आवाज़ उठाती दिखाई दे रही हैं। बिलाशुबा इस एहतजाज में PTI कायदीन को जिस बालिगुन नसरी और होशमंदी से काम लेना चाहिए था वो तो नज़र नहीं आई है। PTI की लीडरशिप पे बड़े अरसे से तनकीद हो रही थी, इस मामले में वो एक्सपोज होते हुए भी नज़र आए हैं। सियासी तहरीकों में अहम मरहला ये होता है कि कहाँ पर आपने आगे जाना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आपने अपना कंटिजेंसी प्लान बनाना है। ये तमाम चीज़ें आपको नज़र नहीं आई, मगर सियासी जो नज़ाकतें हैं उनसे अगर ना आशना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उसमें हम उनको किस हद तक ब्लेम कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि उनकी जमात एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजरी है, उनकी लीडरशिप उनको छोड़ कर गई है, जेल में है। सो किस हद तक उनकी जिम्मेदारी थी, किस हद तक हम समझते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी, इस पे हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ही दूसरा है। वो तो मान ही नहीं रहे हैं कि कोई तशद्दुद हुआ है। सियासी एहतजाजों को रोकने के लिए हुकूमतें यकीनन एक्शन लेती हैं, लेकिन इधर जो पॉलिसी इख्तियार की गई वो बहुत इस हवाले से परेशान कुन है कि फ्यूचर के लिए भी क्या अब हम इसको एज अ रेफरेंस देखेंगे। मौलाना फजल रहमान ने खुलकर इसकी तनकीद की है, ज़रा देखिए। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। जो पूरे एक सूबे से काफिले आ रहे हैं उस वक्त तो आप उनके लिए रास्ते छोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर एहसान जतलाते हैं। कारकुन थे बेचारों, बैठे रहते। हम इस हवाले से भी हुक्मरानों के इस पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत कर हर पार्टी को जलसा करने, मुजाहरा करने का हक हासिल, मुझे भी हासिल है, मेरे मुखालिफ को भी। हुकूमत का मौक़िफ़ वज़ीर इत्तलात अता तारुक खुल कर दे रहे हैं, उन्हें भी देख लीजिए। अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। अभी तक 3 दिन हो गए हैं, तहरीक इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। क्या वजह है कि स्ट्रेट फायरिंग का कोई सबूत नहीं है? पिम्स अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं। जो झूठा बयानिया डेड बॉडीज का चल रहा है, ना आप नाम बता सके, ना कवायफ बता सके, ना आपको वीडियो एविडेंस ला सके। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर कारकुनान को तशद्दुद के दौरान अकेला छोड़कर फरार होने पर तनकीद जारी है। इस हवाले से मरियम वटू साहिबा से जब हमने पूछा उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। मैं हल्फन आपको कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ये चाह रही थी कि अगर मुझे मरना है मैं यहीं पे मर जाऊँ। कहती मैं रेडी होके गई थी लेकिन मैंने कभी वहाँ से नहीं हिलना था। तो वो उनका कोई इरादा वहाँ से निकलने का था ही नहीं। फैसल वाडा साहब जो कि अक्सर आपको अंदरूनी खबरें बताते हैं, उन्होंने भी कुछ प्रेडिक्शंस दोबारा की हैं, वो भी देख लीजिए। इमरान खान साहब को बचाने वाला सिर्फ एक ही आदमी, वो खुद। बाकी पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और जितनी 50 साल 60 साल की हिस्ट्री निकालें, जो पॉपुलर लीडर होता है जेल में जाने में उसकी रिश्तेदार, उसके ख़ानदान वाले, उसके पार्टी वाले बेनिफिट उठाते हैं। और 50 साल की हिस्ट्री है कि पॉपुलर लीडर जब मारा जाता है खुदा न खास्ता या उस दुनिया में नहीं रहता तो उस पर 70 साल तक सियासत होती है। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ जो खान साहब के साथ खेल खेला जा रहा है पार्टी के अंदर। माजी में मुल्क में कई धरने हुए, लेकिन डी चौक धरना तशद्दुद के जरिए मुंतशिर किए जाने की वजह से मिसाल बन गया है। माजी में मुख्तलिफ धरनों को कैसे रोका गया या मुंतशिर किया गया, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। 2013 में ताहिरुल कादरी ने इस्लामाबाद में धरना दिया और इलेक्शन इस्लाहात का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ताहिरुल कादरी के साथ मुआहदा करके धरना ख़त्म करवा दिया। 2014 में मॉडल टाउन आने के बाद अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना दिया। अवामी तहरीक ने धरना चंद हफ्ते बाद ख़त्म किया, लेकिन तहरीक इंसाफ का धरना 126 रोज़ तक जारी रहा। तहरीक इंसाफ को सानिया APS के बाद मुतालबात मनवाए बगैर धरना ख़त्म करना पड़ा। 2017 में तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में धरना दिया, जिसको ख़त्म कराने के लिए मुआहदा हुआ, जिस पर फैज़ हमीद साहब के दस्तखत का तनाज़ा सबको याद होगा। 2019 में मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया, जो कि मुतालबात मनवाए बगैर ख़त्म करना पड़ा, जिसके बारे में कुछ लोगों ने बाद में फोकास्ट किया कि कुछ मुतालबात बैकग्राउंड में माने गए थे। 2021 में तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में धरना दिया, जिसको मुआहदे के बाद ख़त्म कर दिया गया। 2024 में तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद में धरना दिया, जो कि वफाकी हुकूमत के साथ मुआहदे के बाद ख़त्म हुआ। रवां बरस ही जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में धरना दिया, जिसको हुकूमत के साथ मुआहदे के बाद ख़त्म कर दिया गया।
चंद रोज़ कबल तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर धरना दिया, लेकिन पुलिस के शदीद तशद्दुद की वजह से धरना मुंतशिर हो गया। हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब एंड अतर काज़मी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। मलिक साहब, इस वक्त सियासी सूरत हाल अब किधर नज़र आ रही है? इस मामले पे तो अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अब ये इंतशार फैलाने वाली जमात है, इनसे बात ही नहीं होगी। दूसरी तरफ से भी बुलंद बड़ी खतरनाक किस्म की स्पीचेस हो रही हैं। सो वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? सियासत हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। हुकूमत भी सियासत कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी रहनुमा इसी किस्म की सियासत करते चले आ रहे हैं। आपने धरनों की तारीख का जिक्र किया, माजी में चले जाए, धरने की सियासत का आगाज जमात इस्लामी के काजी हुसैन अहमद ने किया। आपको याद होगा इस्लामाबाद में रावलपिंडी से ये धरना जब पहुंचा तो रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर काजी हुसैन अहमद भी जख्मी हो गए, उनका सर फट गया। फयाज हसन चौहान साहब भी उनके साथ उस वक्त भी आपको नजर आ रहे थे, फिर बाद में वो पार्टी को छोड़ के चले गए। फयाज हसन चौहान साहब पीटीआई वाले? जी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ओके, ये तारीख आपकी धरनों की वहां से शुरू होती है। उससे पहले धरना, शायद आपको याद होगा, धरना जब दिया गया था पार्लियामेंट हाउस के सामने ज़िया-उल-हक के जमाने में, उस वक्त तहरीक नफाज फिक्र जाफरी ने धरना दिया था। ये धरने की तारीख हमारे यहाँ बड़ी पुरानी है। सवाल ये पैदा होता है कि धरना देने के मकासद और धरना किसी मुल्क में पार्लिमानी और एक सियासी जमात किस अंदाज से देती है। अब जिस धरने पे बड़ी तनकीद की जा रही है जी कि इमरान खान साहब ने इतने दिन धरना दिया, क्या हुआ? सियासत क्या हुआ? आपने इस्लामाबाद बंद किए रखा, आपने 136 दिन इस्लामाबाद के सारे मामलात रुक गए, ना पार्लियामेंट हाउस को जा सकता था, उस तरफ जाने वाले रास्ते बंद थे, लोग जलील और ख्वार होकर सिविल सेक्रेटरीट इस्लामाबाद में जाते थे। आपके चंद सौ लोग डी चौक में बैठे हुए थे। तैयब कादी साहब दूसरी बार धरना देने आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तैयब कादी साहब के साथ भी जो मुज़ाकरात हुए, उसका नतीजा क्या निकला? दर हकीकत हमारे यहाँ सियासी जमातें एहतजाज की बुनियाद पर जिस किस्म की सियासत करती हैं, उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ते, उससे मुल्क तबाह बर्बाद होते हैं। ये आपको फैसला करना पड़ेगा कि धरने किस किस्म के होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े गरज बरस रहे थे, अभी आपने भी सुनाया। मौलाना फजल रहमान साहब जब धरना देने गए थे तो उन्हें कहा गया था कि आप शारा कश्मीर से जो है श्रीनगर हाईवे से आगे नहीं जाएंगे, वहीं पड़ाव डाल देंगे, और मौलाना फजल रहमान वहां बैठ गए थे। अगर मौलाना फजल रहमान ये कहते कि नहीं मैं डी चौक जाऊंगा, डी चौक से हम आगे जाएंगे, फिर वो आरिफ अलवी साहब की आपकी सारी ऑडियोज रिकॉर्डिंग मौजूद होंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्लियामेंट हाउस पे कब्जा कर लिया है, हम पीटीवी स्टेशन पहुंच गए हैं, और इमरान खान साहब कह रहे थे जी पीएम हाउस हम पहुंचने वाले हैं, हम पीएम हाउस के अंदर चले जाएंगे। ये मुल्क के अंदर सियासत होती है? ये सियासत नहीं होती। बहरहाल इसके जरिए आप अपने एक जुलूस के जोर पे आप मुल्क के निजाम को धर्म भरम करना चाहते हैं। राइट। जिसने भी माजी में की सियासत गलत की, उसका खुमियाजा आज ये मुल्क भुगत रहा है। आज आपको ये तय करना पड़ेगा कि एहतजाज किस तरीके से होंगे। मुझे बताइए, अटक में आपको रोक दिया गया, चले मान लिया आपका जमहूरी हक है, लेकिन आपके ऊपर ये इतराज उठा कि आप इस्लामाबाद में मरने या मारने का नारा लेकर आ रहे हैं। आपने कहा हम लाशें हमारी वापस आएंगी। आपने ये बयानिया बनाया कि हम इस्लामाबाद फतह करके आएंगे। अब आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अटक में रोका, आपने नासिर भुट्टा एसपी जो हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनकी टांगें तोड़ दी। आपने वहां लोगों के ऊपर पथराव किया, वो ले आप लेकर आए, डंडे या लाठियां आप लेकर आए, कहीं ना कहीं मुसल्लह अफराद भी आपको नजर आते हैं, उनको लेकर आए। ये किस किस्म की सियासत है? ये आज की हुकूमत करे, माजी की हुकूमत करे। फरिया अदरी साहबा और अतर काज़मी साहब, मेरी दोनों से गुजारिश है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता अपोजिशन लाठी गोली चलाए। उससे इंतशार फैलता है, उससे बदमनी फैलती है, उससे मुल्क के अंदर इकानमी नहीं चलती, उसकी वजह से कारोबार नहीं चलता, उसके मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। सूफी मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? शरीयत नाफज करो। वो स्टेडियम में अपने लोग लेकर आ गए थे, पीटीए से ज्यादा लोग लेकर आए थे सवात में, आपको ये भी याद होगा। उन्होंने कहा मैं ना आइन को मानता हूँ, ना कानून को मानता हूँ, और ना पाकिस्तान के आइन को मानता हूँ। आपने उनके साथ क्या किया? सारी उम्र जेल में पड़े रहे। जिसने भी कानून को हाथ में लिया, आपने उनके साथ सख्ती से निपटा। जब आपको शराय कश्मीर के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर रोका जा रहा था, रुक जाते, अब जलसा करते, वापस चले जाते, अब फिर आ जाते। और मैं तमाम बयानात अगर आप निकाल के चलाएं
तो वो आपको ये भी देख के हैरानगी होगी, सारे ट्वीट्स अब निकाल लें जो इनके फॉलोअर्स थे या इनके हमायती थे। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह 26 नंबर चुकी फतह हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह सेंटोरस हमारे कार्यक्रम पहुंचने में कामयाब हो गए। एक सीनियर तरीन साफी ने कहा डी चौक पर कब्जा हो गया। यार कुछ खुदा का खौफ करें, आप इस मुल्क की सियासी जमात को कब्जा देने के लिए भेज रहे हैं इस्लामाबाद। ठीक है भाई, माना आपके जायज मुतालबात हैं, लेकिन वो डायलॉग से, वो पुरअमन जलसों से, पुरअमन मुजाहरों के जरिए होते हैं, बातचीत होती है, कब्जा करके नहीं होते। राइट। सो अच्छा काज़मी साहब, आपने मलिक साहब का मौक़िफ़ भी सुना, डी चौक पहुंचने का ऐलान किया पीटीआई ने, हुकूमत ने पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन जिस तरीके से ये एहतजाज खत्म हुआ उस पर आपकी क्या राय है? जो कुछ हो रहा है, और मलिक साहब भी जिस यानी इशारा कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ना अपोजिशन को ये राइट है कि वो कानून को हाथ में ले, ना हुकूमत को ये राइट है कि वो इस तरीके से अपने शहरियों के साथ सलूक करे। जब आपने लोगों के वोट का राइट ही उनसे ले लिया, लोग चुनते हैं ए को, आप दे देते हैं हुकूमत बी को, तो फिर कौन सी आप वहां पे किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जब तक आइन और कानून इस मुल्क में रिस्टोर नहीं होगा, उस पर अमल दरामद नहीं होगा मनवान, तब तक इस तरह के हालात पैदा होते रहेंगे, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे मियां साहब की हुकूमत हो, या किसी और की हुकूमत हो। फैसला ये करना है कि क्या हमने मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है या चंद शख्सियात की मर्जी से मुल्क को चलाना है। लेकिन जो हुकूमती रवैया रहा, सहाफियों के ऊपर भी मुकदमे कर दिए, के ऊपर टीवी चैनल के ऊपर एक एंकर है और एक सीनियर सहाफी है, वज़ीर दिफा टीवी पे बैठ के कहता है कि वो सहाफी ही नहीं है। ये आपने अच्छा किया, ये मलिक साहब से वज़ीर दिफा कि वो कब सहाफी होना बंद हुआ? जी वज़ीर दिफा ने कहा कि जी ये तो हम तो इसको सहाफी नहीं मानते। अब और इससे आप खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो उसके साथ हुआ है वो ज्यादती है। अगर इस तरह हुकूमत चल पड़ी तो कल तो वो किसी भी सहाफी को कुछ कर देगी, तो ऐसा तो तरीका मुनासिब नहीं है। राइट मज़हबाज साहब, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। हमने माजी में देखा है लॉन्ग मार्च के ऊपर शेलिंग भी हुई, वहाँ पे हमने ये देखा कि आंसू गैस भी इस्तेमाल हुई, रोकने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन इस दफ़ा जिस तरीके से रोका गया एहतजाज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये दो माजी के मार्चेस में और इस मार्च में एक बड़ा बुनियादी सा फर्क ये था कि जो माजी में धरने और मार्च हुए हैं उसमें जहाँ तक मुझे याद है वो सारे मार्च कहीं ना कहीं उसमें, तो इसलिए इसकी डायनामिक्स मुश्किल थी, इसलिए इसमें मुश्किलात भी ज़्यादा हुई। वरना 2014 का अगर आप धरना देखें या उससे पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी का अकेले जब वो आए थे, या कादी हुसैन, ये वो सारी जगह, तो उसमें उसकी डायनामिक्स आपको बड़ी मुख्तलिफ नजर आएंगी उसमें। और इसी वजह से क्योंकि माजी में तो वो आके डी चौक में सारी हर चीज की फैसिलिटी भी मौजूद थी, सब कुछ थी मौजूद, और वहाँ फिर हमने देखा था कि वहाँ फिर एक्सेस भी देखी थी, पीटीवी में घुस गए, पार्लियामेंट में, इस तरह की वो चीजें। इसमें ये बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज था। लेकिन असल चीज ये है कि जब आप इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं तो वो हमेशा डिसइंफॉर्मेशन को जन्म देती है। ये हर हुकूमत को समझने की जरूरत है कि जब भी आप इत्तलात को छुपाएंगे तो फिर प्रोपेगेंडा सामने आ जाएगा और लोग फिर प्रोपेगेंडे पे यकीन करेंगे, चाहे वो सही हो गलत हो, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट फिर जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन देने के जराए हैं, उन पर से उड़ जाता है। तो असल चीज जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे उसमें वो ये कि लोगों को सही तरह इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं, इसलिए कि नेट बंद था, मोबाइल बंद थे। रिपोर्टर्स के अपने बायस भी होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग इस पूरे वाक़े की हुई उसमें वो जो एक अगर आप जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे अंदाजा होना चाहिए था, हर मीडिया हाउस को ये अंदाजा होना चाहिए था, क्योंकि वी ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट कि वर्स्ट क्या हो सकता है। फिर जो जिस तरह पहली चीज थी कि गवर्नमेंट हमेशा जो है वो ऑपोजिशन के पास कुछ लूज करने को नहीं होता। ऑपोजिशन हैज नथिंग टू लूज, गवर्नमेंट हैज एवरीथिंग टू लूज। तो गवर्नमेंट ज्यादा केयरफुल होती है। फर्ज करें डी चौक पे बैठने की इजाजत दे देते लिमिटेड उसमें कि चले आप एक दिन बैठ जाएं, 2 दिन बैठ जाएं, आप उनसे नेगोशिएट करते, क्योंकि गवर्नमेंट, क्योंकि इस मीडिया के दौर में, इस इंफॉर्मेशन के दौर में आप वक्ती तौर पे आपको शायद ये होता कि पीटीआई सेलिब्रेट करती कि जी हम डी चौक में पहुंच के हमने धरना दे दिया,
लेकिन जो चीज also possible मज़हर साहब कि वो फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स का रुख करते, पीएम हाउस चले जाते या दीगर जगह, या अगर करते तो नुकसान किसका होता? फिर देखिए वही चीज होती है असल में। ये बड़ा ट्रिकी जो आपने क्वेश्चन किया। मैंने सालों साल और कराची में आपको पता है कि कराची सबसे ज्यादा वर्स्ट रहा है इस हवाले से, तो हमारे यहाँ इसीलिए गवर्नमेंट को बिल्कुल फेयर होके उन्हें बताना चाहिए था कि भी ये हुआ, दोनों तरफ से बर्स करें, गवर्नमेंट ये क्लेम कर जिस तरह है पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रखनी चाहिए थी। मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत थी। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मलिक साहब, अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? हमें तो यही नज़र आ रहा है कि अब पीटीआई की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है, बानी पीटीआई की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है, उनके मिलिट्री ट्रायल की दोबारा बातें होना शुरू हो गई हैं। व्हाट कुड हैपन? देखिए, अगर आप सियासत छोड़ के, पार्लिमानी सियासत छोड़ के, डेमोक्रेटिक सियासत छोड़ के अगर आप इनकलाब की सोच रखेंगे तो फिर आपकी मुश्किलात कम नहीं होंगी। आपके मुल्क के अंदर सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, उन्हें तमाम अपनी एक्टिविटीज को सियासी अंदाज में ही आगे बढ़ाना है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से ये जो पॉपुलिज्म है ये हमें ले दे के बैठ गया है। अभी जिक्र कर रहे थे अतर काज़मी साहब भी मतीउल्लाह जान साहब का। मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से जो हुकूमत ने बयानात दिए जी कि वो साफ़ी नहीं है, अगर मैं बड़े मोहतात अंदाज में कहूँ, मैं समझता हूँ इससे फजूल बात तो कोई नहीं हो सकती। यानी आप एक मतीउल्लाह जान को साफ़ी मानने से इनकार कर दें, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना पड़ेगा मज़हर अब्बास साहब और अतर काज़मी साहब और आप भी, क्या कभी आपने कोई ट्वीट ऐसा किया कि मुझे लाशें नजर आ रही हैं? किसी समझदार साफ़ी ने, जिसे आप जर्नलिस्ट कहते हैं, उसने ये बगैर किसी तहकीक के ये बताया कि जनाब ये खून की नदियां बहा दी गई हैं, वहाँ ब्लू एरिया में रेड जो है वो खून की कहीं से तस्वीर उठाई, जहाँ कुर्बानी की जानवर ज़बह किए जाते हैं उसको उठा के वहाँ पेश करके ट्विटर पे लगा दिया गया। हम इतने पॉपुलिज्म का शिकार हो चुके हैं, जो मज़हर साहब ने बात की ना कि एक तो हमारे रिपोर्टर्स का बायस है, बायस के साथ साथ हमें अपनी मशहूरी का भी बड़ा शौक है। हम अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं, हम कूद के मैदान में आ जाते हैं और बगैर किसी तहकीक के, चले फर्ज करें हुकूमत ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या मुझे ये हक पहुंचता है कि मैं पूरी डिसइंफॉर्मेशन का एक तूफान खड़ा कर दूं? और जिस तरीके से ये तूफान खड़ा किया गया उसकी अब सारी मिसालें आपके सामने हैं। 278 तो लतीफ खोसर साहब ने कह दिया, 278 कैजुअलिटीज हुई हैं। यानी मैं अभी एक साहब, मैं चले उनका नाम नहीं लेता, एक प्रोग्राम में, कल भी वो प्रोग्राम में थे हमारे साथ, आज भी प्रोग्राम में थे। कल उन्होंने कहा मैंने 2 जनाजे पढ़े, आज प्रोग्राम में कहा मैंने 1 जनाजा पढ़ा है। यानी आपके यहाँ झूठ इतना पॉपुलर हो चुका है कि आप अगर ये ट्वीट करें जी कि वहां 3 जख्मी हुए या 10 जख्मी हुए, फैक्ट्स की बुनियाद पे फर्ज करें, लोग आपको गालियां देंगे। लेकिन आप देखें 500 जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे लोग आपके लाखों व्यूज नीचे आ जाएंगे। जब आप नफरत की, आप इंतशार की, जब आप एक एग्रेशन की सियासत को किसी सोसाइटी में प्रमोट करेंगे, उसका नतीजा यही निकलेगा, फिर आप फैक्ट से दूर चले जाएंगे। अब लोग क्या कहते हैं, हत्ता कि इस हद तक कंपेन चलाई जा रही है जी कि साफियों को कौन सुनता है, इनके प्रोग्राम्स कौन देखता है, सोशल मीडिया पे आप वहां देखें, इसलिए कि वहां झूठ फैलाया जाता है। वहां हर सियासी जमात अपना अपना एजेंडा फैलाने में लगी है, जिससे जितना झूठ, जितनी बदतमीजी हो सकती है वो कर रहा है वहां बैठ के। तो इन हालात में आपको फिर सियासत जो है कभी कभी बंद गली में नजर आती है। यानी जब आपका सियासतदान इतना कंप्रोमाइज्ड हो कि मुझे उसको निकालो, मुझे ले आओ। क्या इमरान खान साहब इस्तेमाल नहीं हुए पाकिस्तान की सियासत में कि 2 बड़ी सियासी जमातों को निकालें, उनको गंदा करें, उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाएं, उन्हें चोर डाकू बनाएं और मेरे लिए राह हमवार करें और मुझे लेकर आए? ये तो सियासी कंपैरिजन हो गया ना मलिक साहब। लेकिन इस वक्त तो हम बात करें वो लाइंस जो कि हमने क्रॉस होती हुई देखी हैं, आपने खुद डिटेल में बताया कि धरने भी हुए, एहतजाज भी हुआ, उसको रोका भी गया, लेकिन कुछ लाइंस आपको लगा नहीं है रिपोर्टिंग के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, एहतजाज को रोकने के हवाले से वो क्रॉस हो गई है, न्यू नॉर्मल हो गया? शख्स के ऊपर भी मेरी राय, किसी एक शख्स के ऊपर भी, हम सब की राय, एक उस पर गोली नहीं चलनी चाहिए, उसको लाठी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सियासी जमातें अगर एहतजाज करने निकले तो गुल्ले लेके क्यों निकलें, लाठियां लेके क्यों निकलें? सियासी लीडर ये बयान देकर क्यों निकले कि हमारे घर वाले हमारे जनाजे पढ़ने वापस नहीं आएंगे? भाई ये सियासत कर रहे हो या जंग लड़ रहे हो? यदि शर्म नहीं आती उन लोगों को निकलते हुए घर से, जो वहां से ऐलान करके निकलते हैं जी कि अब हम इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे, हमारी लाशें वापस आएंगी, और भागने में सबसे पहले वो थे, गाड़ियों में बैठे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग के चले गए, कारकुन बेचारे निहत्ते रह गए। और ये इतलात मौजूद है, इसकी आप कंफर्म कर लीजिएगा
ये भी इतलात हैं कि जनाब उस वक्त भी अली मीर गंडापुर साहब को और बुशरा बीबी साहब से कहा गया कि जनाब हमने यहाँ पे अभी ऑपरेशन करना है, लोगों को हमने निकालना है, डिस्पर्स करना है, शेयरिंग भी होगी, आप निकल जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, हमें निकलने का रास्ता दे। यानी आप कारकुनों को वहां एक क्या चाहते कि आप 2014 के धरने में क्या हुआ था? लोग व्हाट्सएप के मैसेज आज तक दिखाते हैं उस जमाने में, जो एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें कहा जाता था कि ये 20 लाशें अगर गिर गई तो मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। ये कहा गया, एक नौजवान की तस्वीर बांग्लादेश के लगाई गई, ये नौजवान बंदूक के सामने खड़ा हो गया था, इसने अपनी जान दे दी थी, इनकलाब आ गया था। भाई आप लोगों के बच्चे मरवा के इनकलाब लाना चाहते हैं। सियासत में आपके साथ ज्यादती होगी, गलत हो गया आपका। आप आईनी तरीकाकार इख्तियार करें, आप एहतिजाज का आईनी तरीकाकार इख्तियार करें, आप अदालतों में जाएं, जो भी है। नाइंसाफी के बावजूद बंदूक नहीं उठाई जा सकती। ठीक है, अगर किसी रियासत में जिंदा रहना है, इसका मतलब ये है कल मेरे साथ ज्यादती है, मैं बंदूक उठा लूं। वज़ीर अब्बास साहब के हकूक छीने जाए, ये बंदूक उठा लें। अतर काज़मी साहब के हकूक छीने जाए, ये बंदूक उठा लें। इस सियासत को अगर आप मुल्क में आम करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना आप या फिर लश्कर बनाएंगे। माजी के लश्कर आपने बनाए, आपके गले पड़ गए और आज तक आप वो गुनाह होते चले जा रहे हैं। राइट, अतर काज़मी साहब, बहुत ज़्यादा बात इस वक्त हो रही है पीटीआई की लीडरशिप पे कि वो उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये तो दो लोग तो मौजूद थे, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब, इसलिए ये वहाँ से निकल गए। बाकी लोग तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, वहाँ पे आए ही नहीं। किस हद तक टेम्परेचर को कंट्रोल रखने में इनका भी कसूर है? आपकी नज़र में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई की लीडरशिप पर है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली एक सियासी जमात एहतजाज लेके आ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी भी है। अब जो वो लोग वहां से लेके आए थे, जो लोग उस धरने के अंदर या फिर उस एहतजाज में शामिल थे, क्या उन लोगों ने आके यहाँ पे लोगों की गाड़ियों को तोड़ा, लोगों की दुकानों को तोड़ा, रास्ते में इमलाक को नुकसान पहुंचाया? मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हल्फन कह रहा हूं कि मैं पूरे उस मजमे के अंदर फिरा, ना उन्होंने कोई दुकान तोड़ी, ना उन्होंने कोई गाड़ी तोड़ी, ना उन्होंने किसी आम शहरी की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। बाद में जो हुकूमत ने एक्शन लिया, भाई एसपी अटक में खड़े एसपी नासिर भुट्टा की दोनों टांगे तोड़ दी। नहीं, वो तो देखें, पुलिस वालों ने जब कहा कि ये रेड लाइन है, तुम यहाँ से गुजर नहीं सकते, पुलिस उन पे आंसू गैस पहले मारेगी, तो वो तो पुलिस के साथ तो उनका तसादुम हो रहा था ना। पुलिस अफसरान भी जो है वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे कि भाई टीएलपी ने बात नहीं मानी थी, उन्होंने कहा था हम धरना देने जरूर आएंगे, पकड़ के मारा गया। खान साहब की वीडियोज हैं, इनको घरों से निकाल के मारो। और जो दानिशवर आज बड़े जो है मुस्तरब हैं, बड़े दुखी हैं, ये कहा करते थे ठीक मारा गया उनको। नहीं, देखिए, हमने तो उस वक्त भी नहीं कहा, वो दानिशवर जाने और खान साहब की हुकूमत जाने, लेकिन इस वक्त जो ज्यादती की जा रही है वो तो सबके सामने। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि वो जो क्राउड था वो बिल्कुल किसी किस्म की कोई इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। हमने देखा कि गुल्लू भट्ट की क़यादत में जनाब वो जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था, वहां पे लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही है। तो ये जो रवैया बन गया है हमारे इदारों का, ये रवैया खतरनाक है कि जो इमरान खान कहता है ये वो कर देते हैं, जो मियां साहब कहते हैं ये वो कर देते हैं। लेकिन इन सब इदारों की अपनी जिम्मेदारी भी तो है ना कि आप पूरी मोटरवेज बंद कर दें। और मोटरवे पुलिस जैसा इदारा जो हर कोई कहता है प्रोफेशनल इदारा है, वो जनाब रोज ट्वीट्स कर रहा है कि मोटरवे की मुरम्मत हो रही है। तो हमने ये देखना है कि हम मुल्क को लेके किस तरफ जा रहे हैं। असल में इशू ये नहीं है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, असल में इशू ये है कि क्या मुल्क में हर कोई आइन और कानून के मुताबिक मामलात को चला रहा है। अगेन मैं कहूंगा, ये धरने, ये एहतजाज, ये मार धाड़, ये अलामात हैं। बीमारी वो है जो आइन को इस वक्त लगी हुई है कि हमने आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करता। We will take a break and we will be right back. And welcome back. मज़हबाज साहब, सो अब यहाँ से पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस नजर आ रही हैं? एहतजाज करके उन्होंने देख लिया, उससे उनको कोई खासा खौफ फायदा नहीं हुआ। डू यू थिंक, लेकिन गुस्सा भी बहुत है, डू यू थिंक कि एहतजाज ही की तरफ जाएगी पीटीआई या उनको एक और कोशिश करनी चाहिए डायलॉग करने की? देखिए, पीटीआई को ये बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि वो उनकी सियासी तहरीक जो है, उनकी सियासी तहरीक कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। देखिए, उनकी सियासी तहरीक जो है वो सिर्फ एक धरने और उस तक मौजूद रहती है। दूसरे ये कि वो अब तक सोलो फ्लाइट पर है, यानी वो ऑपोजिशन, क्या वजह है कि ऑपोजिशन की दीगर जमातें उनके साथ कोई सियासी तहरीक चलाने को तैयार नहीं है। क्या वजह है कि पीटीआई एक सियासी इत्तेहाद बनाती है, फिर जो एजिटेशन का ऐलान करती है वो अकेले ही चल पड़ते हैं। आखिर पीटीआई ने 6 जमाती इत्तेहाद बनाया था ना, अचकजई की सरबराही में, क्या हुआ उसका? उसको मजबूत क्यों नहीं किया गया?
क्या वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ इत्तेहाद के तौर पे चलने को तैयार नहीं है? क्या वजह है कि खुद जमात इस्लामी जिनके साथ 2013 में उनका इत्तेहाद बना था बाकायदा और कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी, वो क्यों उनके साथ चलने को तैयार नहीं है? अकेले आप किस हद तक जा सकते हैं? और फिर जो बुनियादी बात है, आप मुझे बताएं, जो 2-2.5 हजार लोग पीटीआई के गिरफ्तार हुए, उनमें जरा बताएं तो कितने एमएनए, कितने एमपीएस, कितने सूबाई मरकजी लीडर शामिल हैं जो इस पूरे मार्च में गिरफ्तार हुए? अगर नहीं हुए और हर आदमी दावा कर रहा है कि कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 40, वो खुद किधर थे? वो खुद वहां क्यों नहीं थे? उनमें से कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? उनमें से कोई जख्मी क्यों नहीं हुआ? जो जख्मी हुए या जो जांबाग हुए, जो लोग जेलों में गए, जो जिन लोगों के रिमांड दिए जा रहे हैं, वो सब के सब एक आम वर्कर है। तो लीडरशिप किधर थी? कि लीडरलेस मूवमेंट कैसे चल रही थी? ये जो अब ये दावे करते हैं कि जी गोली लग जाती इसलिए निकल गए अली अमीन गंडापुर, तो भाई जब ये कह रहे हैं इतने लोग मारे गए तो पलट के क्यों नहीं आए? मैं आपको मिसाल दे देता हूं बेनजीर भुट्टो साहिबा की। सिर्फ 2007 में जब वो शहीद हुई उसी की मिसाल नहीं दे रहे। शी वॉज एक्सपेक्टिंग, उसके बावजूद वो पिंडी में टेयर गैसिंग हो रही थी, उन्हें मना किया गया उधर नहीं जाने का। शी वेंट देयर। कराची में लियारी में शदीद टेयर गैसिंग हो रही थी, वो छुप छुपा के लियारी में जुलूस की क़यादत करने पहुंच गई उसमें। तो जो लीडरशिप होती है वो हमेशा फ्रंट से लीड करती है। यहाँ आपको पता है क्या पॉसिबल हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या तो आप बी चौक जाने का फैसला ही नहीं करते, या जब फैसला कर लिया तो फिर वहां से भागते नहीं। ठीक, वर्कर तो खड़ा रहा, वर्कर ने तो जान भी दे दी, वर्कर तो गिरफ्तार भी हो गया, अस्पताल तक भी पड़ा हुआ है, लीडरशिप गायब हो गई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर अयूब साहब कुछ भी कहते रहे, अमीन कुछ भी कहते रहे, बुशरा बीबी कुछ भी कहते रहे। ये इंडीड बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और यकीनन जो लीड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मलिक साहब, क्या पीटीआई की लीडरशिप में कोई तब्दीली होगी या पीटीआई पाकिस्तान की भी बात हो रही है? व्हाट डू यू फोरसी? मुझे लगता है पीटीआई के अंदर बड़ी शदीद लड़ाई होगी। एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद इतना बढ़ चुका है कि मामलात काफ़ी अब इनके हाथ से निकल जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत से लोग पीटीआई से नाराज होकर घरों में बैठ जाएंगे। देखिए, जो भाई मजहर साहब ने बात की, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हलकों में जाना छोड़ दिया हुआ है, हालांकि उनके लिए कोई मसला नहीं है, कोई खतरा नहीं है। उनसे जब पूछा जाता है जनाब आप लाहौर में हैं, आप अपने हलके में क्यों नहीं जाते? कहते जी हलके में जाने नहीं देते। यानी बेहतरीन एक्सक्यूज उनके पास आ गया हुआ है, जी हमें हलके में नहीं जाने देते। भाई कौन आपको हलके में नहीं जाने देता? अगर लाहौर में आप रेस्टोरेंट में बैठ के 5 स्टार होटल में खाने खा सकते हैं तो आप अपने हलके में जा सकते हैं जहां से आप मुंतखब हुए हैं। लेकिन बड़ा अच्छा बहाना मिल गया कि जी हमें वहां जाने की इजाजत नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें कि जिस तरीके से इन्होंने किया, अब दरिया में से कश्ती पे जनाब 4-10 कारकुन गए, उसके ऊपर ट्यूब के ऊपर लेटे, वीडियो डाली और जनाब कहा जी दरिया अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। ये सोशल मीडिया ने ना हमारा बेड़ा गर्क कर दिया सियासी जमातों का। यानी यहाँ एक जमाने में कोई बाकायदा कुछ कार्रवाई की जाती थी, काम किया जाता था, तब लोग अपने आप को कहते थे कि हमने फलां काम किया है। अब तो लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं, एक पौधा लगाते हैं, 10 बंदे साथ खड़े होते हैं, सेल्फी बनाते हैं और कहते हैं जी हाँ हजारों पौधे लगा दिए गए। ये पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। और जो पीटीआई ने ये सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया है जिस तरीके से अपने हक में, अब वो इनके खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। जो कैंपेन दूसरों के खिलाफ वो चलाते थे, अब देखें ना पीटीआई का सोशल मीडिया अपने हर लीडर को टैग करके कह रहा है कि तुम गद्दार। तो ये आसानी से मामले अब संभलेंगे नहीं। अच्छा, काज़मी साहब से भी सवाल है, बट इसका जो एक दूसरा खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है कि इंटरनेट ही स्लो डाउन कर दिया गया है, वो उसको भी वी विल डिस्कस सम डे। अच्छा काज़मी साहब, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर फॉर पीटीआई? देखिए, एक तो बात यह है कि पीटीआई को फैसला करना है कि सिर्फ आपने गरीबों के बच्चे मरवाने हैं या लीडरशिप भी करेगी। अगर वो जो डी चौक में भी मजमा पहुंच चुका था, उस मजमे के अंदर मैं घूमता रहा, मुझे कोई उनका लीडर नजर नहीं आया। 1-2 लीडर थे, वो भी पीछे उनके पास थे, बुशरा बीबी के पास। अगर उस मजमे के आगे इनके 10 से 12 मरकजी लीडरान होते तो यकीन कीजिए कि शायद ये सूरत हाल ऐसी ना होती। शायद वहां पे हुकूमत भी उनसे बात करने पे मजबूर हो जाती। लेकिन वो सब गुफ्तार के गाजी हैं, वो टीवी प्रोग्राम्स में
बैठ के, वो सोशल मीडिया के ऊपर तो हर किस्म की बातें करते हैं लेकिन लीड नहीं करते मैदान के अंदर। तो ये तो एक बात बिल्कुल है, उन्होंने भी ये फैसला करना है कि जनाब अगर आपने कोई तहरीक चलानी है तो तहरीक लीड कर, उसमें जो लीडरान होते हैं वो लीड करते हैं। ये फरिया आप देखें, ये फाइनल कॉल थी लेकिन इसमें पार्टी का चेयरमैन आपको कहीं पे नजर नहीं आया, जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो आपको कहीं पे नजर ही पता ही नहीं था कि वो किधर हैं। तो ये एक मजाक इन्होंने किया। सेक्रेटरी जनरल भी एक्सपर्ट नजर आए। उनकी तो फिर एक वीडियो वगैरह आई और उन्होंने कहा मैं लाहौर में हूँ, लाहौर बंद है, खैबर पख्तूनख्वा से वो उनका ताल्लुक है और वो वहां से काफिला आ रहा था, वो उसके साथ भी आ सकते थे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं उनके अंदर भी, लेकिन यहाँ से आगे हमें तभी हम बढ़ सकेंगे जब हम अपने आप को आइन और कानून के अंदर महदूद करेंगे, इदारे भी और सियासतदान भी और सारी सियासी जमातें भी। मैं आपको बता रहा हूँ जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी नहीं होगी इस तरह के मसाइल यहाँ पे चलते रहे। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस थॉट टू पॉन्डर। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एहतजाज की सियासत का क्या नतीजा निकलता है, पीटीआई के लिए आगे क्या रास्ता है, ये वो सवालात हैं। डू थिंक ओवर दैट, अ थॉट टू पॉन्डर। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।